हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेला लेक्स where लॉ बिकम सिंपल। मैं नाज हूँ और इस चैनल में आपको लॉ इजी तरीके से समझाया जाएगा। चाहे आप एलएलबी स्टूडेंट से या जुडिशियरी एस्पिरेंट से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और लॉ को आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें, आज का जो हमारा टॉपिक है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में जानते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट वन को डील करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्ट को अगर पढ़ते हैं हम और उसका हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता रहता है या फिर उसको होने की वजह पता होता है, तो हमें इसको समझना बहुत आसान होता है। तो चलिए पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ब्रिटिश पीरियड के दौरान अलग अलग जगह में अलग अलग रूल्स को फॉलो किया जाता था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती थी। लाइक अगर कोलकाता में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हो और मुंबई में किसी और रूल्स के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड किया जाए, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लाया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, ये पार्टीज की राइट्स, ड्यूटीज, ये कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है, कब वैलिड नहीं होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो उसका क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होता है, उसके बारे में बात करता है। तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट की पूरी लाइफ जर्नी को बताता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है वो ये है कि जब 1872 को एक्ट बनाया गया था तो इसमें 266 सेक्शन थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसका कुछ सेक्शंस को ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं 76 से लेकर 123 जो सेल्स ऑफ गुड्स को डील करता था, वो रिपील हो गया है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। और जो 239 से लेकर 266 पार्टनरशिप था, वो रिपील हो गया द पार्टनरशिप द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। तो हमारे अभी जो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें जो जनरल प्रोविजन 1 से लेकर 75 तक और कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, जो 124 से लेकर 238 तक डील करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम से आया है, जिसका मतलब है ड्रॉन टुगेदर। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक जनरल प्रोविजंस और एक स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो जनरल प्रोविजन है 1 से लेकर 75 तक है, ये हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और जो सेकंड पार्ट है 124 से लेकर 238 तक, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी से डील करता है। तो किसी भी एक्ट को पढ़ते वक्त अगर हमें उसकी रेंज पता हो, तो हमें आसानी होती है उसको याद रखने में। जैसे यहाँ पर जो रेंज है सेक्शन 1 से लेकर 2 क्या है, प्रिलिमिनरी, जो आज हम डील करने वाले हैं। और बाकी का जो प्रोविजंस है वो हम आगे डील करेंगे। जो चैप्टर 1 है वो सेक्शन 3 से लेकर 9 तक डील करता है। उसमें क्या है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन कैसे होता है एक प्रपोजल। तो चैप्टर जो है सेक्शन 10 से लेकर 30, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट्स को कौन सा होता है, वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सा होता है, वॉयड एग्रीमेंट्स कौन सा होता है, इसके बारे में बताता है। चैप्टर जो 3 है सेक्शन 31 से लेकर 36, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताता है। चैप्टर 4 सेक्शन 37 से लेकर 67, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताता है। चैप्टर जो 5 है सेक्शन 68 से लेकर 75, इज सर्टेन रिलेशंस resembling those created by कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। चैप्टर जो 6 है सेक्शन 73 से लेकर 75, ये कॉन्सिक्वेंसेस जो होता है जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है, उसकी की कॉन्सिक्वेंसेस होता है, लीगल रेमेडी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको रेंज समझ आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 प्रिलिमिनरी में है। हालांकि ये सेक्शन बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 चीजें दिया गया है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड पनिशमेंट। शॉर्ट टाइटल यानी इसका नाम क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसका नाम है। ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है, मतलब लागू होता है। कमिटमेंट, ये फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 को लागू हुआ था।
सेक्शन 1 को समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है। अगर आपने इस सेक्शन को अच्छे से समझ लिया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आधे फाउंडेशन को समझ जाएँगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है। अगर आप सेक्शन 2 या डेफिनिशन सेक्शन को समझ लेंगे अच्छे से, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो इसको प्लीज़ मत रटना, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, तो बहुत आसान तरीके से आपको याद रहेगा। तो हमारा जो सबसे पहला डेफिनिशन है, वो प्रपोज़ल, जो सेक्शन 2 ए में दिया गया है। प्रपोज़ल को हम ऑफर भी कहते हैं। प्रपोज़ल यानी जब कोई व्यक्ति अपना विलिंगनेस दिखाते, एक्सप्रेस करते, कुछ करने के लिए या फिर ना करने के लिए, और सामने वाले व्यक्ति से कंसेंट चाहता है, तो उसको हम प्रपोज़ल कहते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के साथ हम इसको आसान तरीके से समझते हैं। मैं आपको कहती हूँ कि मैं इस बेयर को बेचना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना विलिंगनेस आपको बताया कि मैं इस बेयर को ₹100 में बेचना चाहती हूँ। तो आपको प्रपोज़ल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अ, अगला डेफिनेशन है, वो है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अ, को हमने वो प्रपोज़ल दिया और उसने उसको एक्सेप्ट कर ली, तब वो क्या हुआ? प्रॉमिस हुआ। तो क्या होता है प्रॉमिस? यानी प्रपोज़ल प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या होता है? प्रॉमिस होता है। मैंने कहा कि मैं आपको इस वेयर एक्ट को ₹100 में बेचना चाहती हूँ, और आपने कहा कि हाँ, ठीक है, मैं ₹100 में आपसे ये किताब खरीदना चाहती हूँ। तो ये प्रॉमिस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डेफिनिशन है, वो है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, जो सेक्शन 2 सी में दिया गया हुआ है। प्रोमिसर कौन आता है? जो व्यक्ति ने प्रपोज़ल किया है, तो वो प्रोमिसर होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस किताब को ₹100 में बेचना चाहती हूँ, तो यहाँ पर प्रोमिसर कौन था? मैं हूँ। और आपने कहा कि हाँ, ठीक है, मैं इस किताब को ₹100 में खरीदना चाहती हूँ, तो आपका रिसीव हुआ। तो आपको प्रॉमिसर और प्रॉमिसी भी समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडरेशन। जो डी में दिया गया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डेफिनिशन है, कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन वो होता है, लाइक मैंने आपको कहा कि मैं इस किताब के बदले आप ₹100 मुझे चाहिए। तो मैंने आपको किताब दिया, उसके बदले आपने मुझे ₹100 दिया। तो ये ₹100 क्या हुआ? कंसिडरेशन हुआ। या फिर कोई कुछ सर्विस कराता है, उसके बदले पेमेंट देते हैं, तो पेमेंट भी कंसिडरेशन कहा जाता है। तो एक प्रिंसिपल्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसिडरेशन का होना बहुत-बहुत ज़रूरी होता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, जहाँ पर हमारी जो और डेफिनेशन है, उसको हम अच्छे से समझते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है एग्रीमेंट है, जो सेक्शन 2 जी में दिया गया हुआ एक क्या होता है? Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। मतलब जब कोई प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ जाता है, उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो आपको एग्रीमेंट समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? मतलब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी जब होती है लॉ के थ्रू, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जिसके थ्रू आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। वॉइड एग्रीमेंट जो है वो लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल ही नहीं होता, मतलब ये शुरू से ही इनवैलिड होता है। मतलब ये शुरू से वॉइड होता है, और जब शुरू से कुछ वॉइड होता है, उसको वॉइड एब इनिशियो कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, 2 व्यक्ति मिलके कहते हैं कि हम इल्लीगल कुछ काम करेंगे, इल्लीगल कुछ एग्रीमेंट बनाएँगे, तो वो शुरू से ही वॉइड है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट डेफिनिशन है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेक्शन 2 आई में दिया गया हुआ है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा कि वैलिड नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देती हूँ, जिसमें मान लीजिए ए बी को मार के, धमका के उससे साइन करता है। तो इस एग्रीमेंट को वे बी चाहे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या चाहे तो उसको
नहीं कर सकता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड भी करा सकता है, तो इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू डिपेंड्स ऑन वन पार्टी, मीन्स एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, लाइक उसको इन्फ्लुएंस किया गया है, उसके साथ कोerशन किया गया है, या फिर उसको मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है, उसको फैक्ट्स को। तो हम आगे की वीडियोस में इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो 2J में दिया गया हुआ है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable वाला, मतलब ये शुरू में तो इनवैलिड नहीं होता है, लेकिन बाद में लॉ का इन्फोर्सिबिलिटी सीज किया जाता है, जिसकी वजह से वॉइड हो जाता है। मान लीजिए दो व्यक्ति ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तब उस वक्त वो लॉ रिवील करता था, तो दैट वो लॉ क्या हुआ, रिपील हो गया हो, या फिर उस लॉ का सीजेस हो गया हो, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित होता है। तो हम यहाँ दो चीजें को डिफरेंशिएट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही इनवैलिड होता है, लेकिन जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है शुरू से इनवैलिड नहीं होता है, वो बाद में लॉ किसी भी रीजन से, लाइक लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी चला गया हो, या फिर कुछ और वजह से ये वॉइड हो जाता है, तो इसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आगे के वीडियो में चैप्टर 1 3 से लेकर 9 को डील करेंगे। दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। पहले जो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था वो हमने जाना। इस एक्ट के लाने की वजह क्या है। तो मेनली मैं ये कहना चाहूंगी, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है एक्ट है, इसको लाया गया है, जो दो पार्टीज होता है उसका क्या राइट्स होती है, क्या ड्यूटीज होती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है तो क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होता है, क्या रेमेडी होता है, वो बताता है। ये हमने देखा। और हमने इसका प्रिलिमिनरी मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को अच्छे से पढ़ा। सेक्शन 1 में ज्यादा कुछ नहीं, इसका तीन चीजों को हमको ध्यान रखना होगा। इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, और ये कब कमिटमेंट में आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा सेक्शन 2, जो डेफिनेशन क्लॉज है। इसमें हमने क्या पढ़ा, प्रपोजल क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस और प्रॉमिसी कौन होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसका एक मतलब एक ऐसा चीज है जिससे आपको अच्छे से याद रहेगा क्या होता है। पहले प्रपोजल, फिर उसका एक्सेप्टेंस, फिर प्रॉमिस, फिर इसका एग्रीमेंट बनता है, जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ता है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी मिलता है उसको, वो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो थैंक यू। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। रिमेंबर दैट at scale Alex, law becomes simple. Thank you for watching this video. Tata, take care, bye bye.